तो सामान्य विज्ञान का जो टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम पढ़ेंगे विषाणु और जीवाणु। अभी तक हमने कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया था, जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिका विभाजन, कोशिका की संरचना इत्यादि चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज के इस वीडियो में हम विषाणु और जीवाणु और इनसे होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले। आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जो ये सामान्य विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम ग्राम विकास अधिकारी के लिए, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी का जो मेंस का पेपर है उसमें एक नया टॉपिक जोड़ दिया है सामान्य विज्ञान। तो उसके लिए हम ये जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विषाणु यानी कि वायरस। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वायरस के बारे में। सबसे पहली बात आती है कि भाई वायरस की खोज किसने की। तो सबसे पहले वायरस की खोज एक रूसी वनस्पति वैज्ञानिक ने की थी, जिनका नाम था इवानोवस्की। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में कुछ रोग हो गया था, उस रोग की खोज करते करते इनको पता चला कि ये मोजेक रोग हुआ है और ये मोजेक वायरस के कारण हुआ है, और इसी के आधार पर उन्होंने वायरस की खोज की। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई वायरस की खोज किसने की, यानी कि विषाणु की खोज किसने की। तो विषाणु की खोज की इवानोवस्की। और कब की? तो तंबाकू के पत्तों में जो मोजेक रोग हो जाता है, उस रोग की खोज करते टाइम इनको वायरस का पता चला। फिर लुई पास्चर तथा बिजरिक ने इस जो ये वायरस था, ये विषाणु था, इसको जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया कि भाई ये एक जीवित तरल संक्रामक है। एड्स के विषाणु को 1986 में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस का नाम दिया गया, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो मानव की प्रतिरक्षा क्षमता है उसको डैमेज कर देता है ये। तो HIV इसकी फुल फॉर्म हो गई ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स जो है वो ध्यान रखना, एड्स एक बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV एक वायरस है। ये दोनों ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि भाई विषाणु जो है वो किस प्रकार का होता है, उसकी किस प्रकार की संरचना होती है और किस तरीके से उसको देखा जा सकता है। अगर इसकी बात करें तो ये विषाणु होता है, ये जो विषाणु है ये बहुत ही छोटा, सबसे पहली चीज़ कि ये परजीवी होता है। दूसरी चीज़ इसमें कोशिका नहीं होती, यानी कि अकोशिकीय होता है। और ये विशेष रूप से न्यूक्लियो प्रोटीन्स के कण होते हैं, यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो कि जीवित परजीवियों के अंदर रह कर के जनन करता है। और एक इसकी खासियत ये भी है कि यदि इसको जीवित परजीवी नहीं मिले तो ये एक अकार्बन की तरह, मतलब एक पदार्थ की तरह ये सालों साल तक ये रह भी सकता है। लेकिन जैसे इसको जीवित परजीवी मिल जाता है तो उसके अंदर रह करके ये सजीव अवस्था में आ जाता है। और अगर इसको जीवित परजीवी नहीं मिले तो ये मृत अवस्था में भी सालों साल तक रह सकता है। विषाणु इतना छोटा होता है कि इसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। और जिस विज्ञान के जिस भाग में इसका अध्ययन किया जाता है उसे विषाणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब विषाणु की संरचना के बारे में हमने बता ही दिया कि इसकी संरचना प्रोटीन का आवरण न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ होता है। बाहरी आवरण पर, या हम कहें कि कैप्सिड में बहुत सारी प्रोटीन इकाइयां होती हैं, जिसको कैप्सोमेर कहते हैं। संपूर्ण कण को वीरियन कहते हैं। देखिए, ये जो ये विषाणु का जो टोटल जो है आवरण, बाहरी आवरण को मिला करके उस पूरे को वीरियन कहा जाता है। विषाणु अनेक प्रकार के हो सकते हैं। पादप विषाणु वो होते हैं जो पादपों पर आश्रित होते हैं, जिनमें न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल के रूप में RNA होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल है TMV। जंतु विषाणु वो होते हैं जिनमें न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः DNA और कभी कभी RNA होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, पंपस वायरस आदि। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, ये जीवाणुओं के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। इनके जो न्यूक्लिक अम्ल जो है उसमें केवल DNA के रूप में ही वो पाया जाता है, और उसके लिए
एग्जाम्पल है T2 फेज। अब जीवाणु निर्जीव भी होते हैं और सजीव भी होते हैं, इसकी क्या लक्षण है? तो निर्जीव होने का लक्षण तो एक तो ये है कि इसके अंदर कोशिका नहीं होती, दूसरा कि ये क्रिस्टल के रूप में किसी बोतल में भरकर इनको काफ़ी सालों तक रखा जा सकता है, किसी क्रिस्टल के रूप में, निर्जीव पदार्थ के रूप में इसको सालों साल तक रखा जा सकता है। सजीव होने की क्या कारण है? सजीव होने के लक्षण क्या है? सजीव होने का लक्षण ये है कि जैसे ही ये किसी भी जीवित परजीवी के शरीर में जाते हैं तो फिर वो जनन करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये सजीव भी हैं। तो इनके न्यूक्लिक अम्ल का जो है वो द्विगुणन होता है, ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचकर सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण भी करने लगते हैं। तो ये इसकी विशेषता है सजीवित और परजीवी होने की। अब जो विषाणु है उनमें प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो विषाणु में द्विगुणन विधि से प्रजनन होता है, यानी कि विषाणु गुणन की विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। विषाणुओं से कुछ लाभ भी हो सकता है क्या? यानी कि वायरस के थ्रू कोई लाभ भी हो सकता है क्या? तो देखो, वायरस जो है उसका लाभ भी हो सकता है, लाभ कम है हानि ज़्यादा है, इसलिए हानि ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो लाभ क्या हो सकते हैं तो उसकी बात करें तो विषाणु में सजीव एवं निर्जीव होने के दोनों गुण पाए जाते हैं, इसी वजह से ये जैविक विकास के अध्ययन करने में मदद करते हैं। दूसरी चीज कि विषाणुओं की सहायता से यानी कि वायरस की सहायता से पानी को खराब होने से बचाया जा सकता है। और वो कौन से प्रकार के विषाणु होते हैं जिनकी सहायता से विषाणु यानी कि वायरस, कौन से वायरस होते हैं जिनकी सहायता से पानी को खराब होने से बचाया जाता है? तो वो तीसरे प्रकार के, हमने 3 प्रकार पढ़े, पहले पादप, दूसरा जंतु, यानी कि पादप वायरस और जंतु वायरस को छोड़ करके तीसरा हमने जो वायरस पढ़ा था जीवाणु भोजी। तो ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं ये जल को खराब होने से बचाते हैं, सड़ने से बचाते हैं। और तीसरा इसका उपयोग है वो ये है कि ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में भी ये मदद करते हैं। अब इनसे हानि क्या है? तो हानि तो खूब सारी है, आप सब लोग जानते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि भाई अभी अगर हम पढ़ रहे हैं वायरस, और फिलहाल ये जो 2 साल निकले हैं ये हमारे चारों तरफ वायरस ही वायरस घूम करके निकले हैं, यानी कि किस की बात कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने ये 2 साल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में निकाले हैं कोरोना वायरस के कारण। तो कोरोना भी एक वायरस है, तो हम उसी की भी बात कर लेते हैं, क्या पता प्रश्न उसी से ही बन जाए। तो जो कोरोना वायरस है ये सबसे पहली चीज़ है कि एक आरएनए वायरस है, यानी कि आरएनए जीनोम इसके अंदर पाया जाता है, और ये मनुष्य के शरीर में आकर श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। और अगर ये पशुओं में हो जाता है तो पशुओं में, गाय और सूअर में अगर कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो वो उसमें अतिसार लगा देते हैं, वो मतलब अतिसार हो जाता है। कोरोना वायरस जो है वो मुर्गियों में भी मुर्गियों के श्वसन तंत्र को भी ये प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम कोरोना वायरस की जगत की बात करें तो इसका जो जगत है, मतलब किस जगत का ये वायरस है, तो वो जगत है राइबोवीरिया करके जगत का ये कोरोना वायरस। इसका संघ की बात करें तो संघ अभी कोई भी निश्चित नहीं है, और ये कोरोना वीरिडाई का कुल का ये सदस्य है। और जो कोरोना वायरस है ये इसके 4 वंश आ चुके हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, यानी कि अल्फा कोरोना वायरस, बीटा, गामा और डेल्टा, 4 तरीके के इसके अंदर जो है वो वंश इसके आ चुके हैं। और सबसे पहले ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये सब लोग आप जानते हैं कि चीन के वुहान से ये शुरू हुआ था। और कोविड-19 इसको नाम इसलिए दिया था क्योंकि ये जो किसके द्वारा दिया गया था कोविड-19 इसको नाम WHO के द्वारा दिया था। और 2019 में सबसे पहला केस दिसंबर के अंदर इसका देखने को मिला था, तो इसलिए 2019 में शुरू हुआ था, तो इसलिए इसका नाम 2019 उसको कोविड के आगे रख दिया गया था। तो इस तरीके से जो है ये कोरोना, और इसमें कोरोना ही नाम क्यों रखा इसका? अगर ये बात आती है कि भाई कोरोना ही नाम क्यों रखा, तो देखिए कोरोना का अर्थ, कोरोना जो लेटिन शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है मुकुट। और आपने कोरोना वायरस की जो इमेज है वो काफ़ी जगह देखी होगी, मतलब खूब सारे देखी होगी। तो वो क्या है, गोल गोल पिंड सा होता है और उसके ऊपर जो है ऐसे कांटे कांटे से लगे हुए होते हैं। तो वो जो कांटे सूक्ष्मदर्शी पे से अगर उसको देखा जाए तो वो एक मुकुट के जैसे दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसको मुकुट के नाम पर ही इसको कोरोना का नाम दे दिया। और दूसरी चीज़ कि जब
सूर्य ग्रहण होता है तो उस केस में चंद्रमा की छाया सूरज के ऊपर जब पड़ती है तो जो प्रकाश सूरज का निकलता है वो भी इस वायरस के जैसा ही दिखाई देता है कुछ। तो इस उसको भी उस जो वो चारों तरफ प्रकाश की जो किरणें दिखाई देती हैं उसको भी कोरोना ही कहते हैं। कुछ इसलिए भी कुछ कहते हैं कि इसलिए इसका नाम कोरोना रखा है। तो कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों रखा गया ये भी हमने बता दी। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ये इससे क्या क्या हानि हो सकती है, कौन कौन से रोग इस वायरस के थ्रू होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि 4 रोग दे दिए आपको और पूछ लिया जाए कि निम्न में से वायरस जनित रोग है तो या फिर वायरस जनित रोग नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए, 3 उसमें वायरस जनित रोग दे दिया और 1 बिना वायरस का दे दिया, यानी कि वायरस की बजाय बैक्टीरिया से दे दिया। तो फिर आपको ये उनमें से ढूंढना पड़ेगा कि वायरस जनित रोग कौन सा नहीं है। या फिर किसी रोग का नाम दे दिया कि ये किस वायरस से होता है, तो फिर उस वायरस का नाम भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। तो देखिए जो वायरस होते हैं उससे हानि क्या होती है। तो सबसे पहले तो विषाणुओं से पौधे में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। पौधों वाले वायरस की बात करें तो देखो सबसे पहला जो पता चला था वो टैबेको वायरस था, टैबेको मोजेक, यानी कि तंबाकू मोजेक, जो तंबाकू में मोजेक रोग था उसमें किस वायरस के कारण हुआ था, तो वो टोबैको मोजेक के कारण हुआ था, जो कि तंबाकू की पत्तियों में मोजेक रोग उस वायरस के कारण होता है। दूसरा वायरस है जो इसका पौधों का ही है, वो है बनाना वायरस। तो बनाना यानी कि केले के पेड़ पौधे से संबंधित वायरस है ये, केले के पौधे को संक्रमित करता है। तो केले में बंकी टॉप ऑफ बनाना नामक पादप रोग होता है जिससे केले की फसल को भारी नुकसान होता है। और ये जो बनाना का जो वायरस आया है ये श्रीलंका से हमारे देश में आया है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद आलू की फसल में पोटैटो मोजेक वायरस होता है जो कि मोजेक रोग उत्पन्न करता है, जिससे कि आलू की जो पत्तियां होती हैं वो चितकबरी हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये पादप रोग थे। अब वायरस द्वारा मनुष्यों में भी काफ़ी सारे रोग होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। खसरा रोग होता है जिसको मीजल्स कहते हैं। अब ये होता कैसा है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसके अंदर शरीर के ऊपर मोस्टली ये बच्चों में होता है ये मीजल्स, और शरीर के ऊपर बहुत सारे दाने दाने से दिखाई देने लगते हैं। मतलब पूरा शरीर कभी कभी किसी एक हिस्से से शुरू होते हैं, कभी पैरों से शुरू होकर के और सिर की तरफ चलता है, तो कभी सिर से शुरू होकर के पैरों की तरफ चलता है, और इससे शरीर के अंदर बिल्कुल लाल लाल सी स्किन हो जाती है और ऐसे दाने दाने से नजर आने लगते हैं। उसको खसरा कहते हैं, मीजल्स कहते हैं। और जब मोस्टली ये खसरा जो है ये एक से दूसरे के अंदर भी बच्चों में संक्रमित ये कर देता है। तो ये जो है खसरा रोग जो है ये भी किया वायरस जनित रोग है। उसके बाद येलो फीवर यानी कि पीत ज्वर रोग है, ये भी वायरस जनित रोग है। उसके बाद चेचक, छोटी माता जिसको बोलते हैं हम, छोटी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चेचक। इसके अलावा चेचक स्मॉल पॉक्स होती है और छोटी माता जो होती है वो चिकन पॉक्स होती है। इसके अलावा हर्पीज, जिसको हर्पीज ही छोटी माता होती है। छोटी माता हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, पोलियो भी एक वायरस जनित रोग है। रेबीज जो कि कुत्ते के या बंदर के काटने से होता है, वो भी जो है जिसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी वायरस जनित रोग है। गलसुआ, इसको गलसुआ भी कहते हैं और गलसोंद भी कहते हैं। तो गलसोंद या गलसुआ ये भी वायरस जनित रोग है। ट्रेकोमा ये भी वायरस जनित रोग है। एड्स ये भी वायरस जनित रोग है। मस्तिष्क शोध आदि खतरनाक रोग जो है ये वायरस जनित रोग है। अब चलिए खसरा रोग कौन से वायरस के कारण होता है। तो देखिए खसरा रोग होता है पैरामिक्सो वायरस के कारण। खसरा रोग जो है वो कौन से वायरस के कारण होता है, पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, जो बच्चों में होता है, जिससे संपूर्ण शरीर जो है प्रभावित होता है और साथ ही साथ काफ़ी बच्चों में इसमें खांसी से संबंधित समस्याएं भी उस समय उभर कर आ सकती हैं। उसके बाद है, मुझे इसके बारे में इसलिए पता है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे को हो गया था ये, और डॉक्टर ने फिर विटामिन ए की टैबलेट्स दी थी, तो कुछ ज़्यादा 2 दिन में ठीक हो गया था। उसके बाद है पीत ज्वर। तो पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर जो है ये आर्बो वायरस के द्वारा और ये मच्छरों के काटने से होता है। पीत ज्वर जो है ये आर्बो वायरस के द्वारा होता है और मच्छरों को काटने से होता है। उसके बाद चेचक में तीव्र ज्वर में शरीर काफ़ी दर्द करता है और चेहरे और छाती पर धब्बे पड़ जाते हैं, तो जो जिसको वेरिसेला बोलते हैं।
तो वेरिसेला जो होता है तो उसमें काफ़ी तेज़ बुखार आता है और पूरा बदन दर्द करता है। तो इस तरीके से ये जो है चेचक जो है ये कौन से वायरस के थ्रू होता है, तो वेरिसेला वायरस के थ्रू होता है ये। उसके बाद हर्पीज रोग, जिसको छोटी माता कहते हैं, ये भी बच्चों में होता है और इससे चेहरे और शरीर पर छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, और ये हर्पीज रोग जो हर्पीज वायरस के द्वारा के कारण ही होता है। उसके बाद है एन्फ्लुएंजा वायरस। तो एन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये भी एन्फ्लुएंजा जो है वो भी एन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू ही होती है, जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, और ऑर्थोमिक्स वायरस भी इसको बोलते हैं। उसके बाद बच्चों में जो पोलियो होता है, इसका जो पोलियो होता है इसके संक्रमण के द्वारा स्पाइनल कोड और अस्थि मज्जा, यानी कि बच्चे में शारीरिक विकृति उत्पन्न हो जाती है इसकी वजह से। तो ये जो पोलियो जो है ये इसका जो वायरस है उसका नाम है फिल्ट्रेबल वायरस, यानी कि निस्यंदी वायरस के नाम से इसका वायरस है जो पोलियो का वायरस है। उसके अलावा इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, नहीं सॉरी, हाइड्रोफोबिया तो रेबीज को कहते हैं। रेबीज रोग जो है ये भी हाइड्रोफोबिया के नाम जाना जाता है, और ये रोग जो है ये सीधा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जो रेबीज रोग है। और इसका जो वायरस है उसका नाम है न्यूरोट्रोपिक लाइसिस वर्ग, इसके वायरस का नाम है, जिसके द्वारा मानव या मनुष्य के शरीर का जो मस्तिष्क है उसको प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ध्यान रखना रेबीज रोग में डायरेक्ट मस्तिष्क को संक्रमित करता है। और गलसुआ यानी कि पंप्स, ये रोग जो है ये मनुष्य के जीवन काल में केवल एक ही बार होता है, गलसुआ, जिसमें मनुष्य में लार ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिससे इसकी ग्रंथि में सूजन आ जाती है। और ये जो गलसुआ है, ये जो गलसुआ जो रोग है ये पंपस वायरस के द्वारा ही होता है, पंपस नाम है इसका, पंपस वायरस के द्वारा ही होता है। एक है ट्रैकोमा, ये नेत्र जनित रोग है जिसमें आंख लाल हो जाती है और आंख में जलन होती है और सूजन आ जाती है, तो ये भी एक वायरस जनित रोग है। और इसका वायरस है क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटिस, क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटिस इस वायरस का नाम है। तो ये सीधा आंख को प्रभावित करता है। उसके बाद है एड्स नामक रोग जो है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसके पूरा नाम है एड्स का। ये HIV वायरस के द्वारा होता है, और ये रोग, इस रोग में मनुष्य की जो इम्यूनिटी पावर है यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली है वो प्रभावित होती है और वो नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो शरीर है वो काफ़ी अलग अलग बीमारियों से घिर जाता है। अब यहाँ पर दिए हुए हैं एड्स के कारण और उसके बचने के उपाय, तो ये आप लोग सब जानते हैं, फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। संक्रमित रक्तदान, यानी कि किसी संक्रमित ब्लड को किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तब भी एड्स हो जाता है। दूसरा कारण है असुरक्षित यौन संबंध। तीसरा कारण है संक्रमित सुई का प्रयोग। किसी एड्स ग्रसित व्यक्ति को मतलब एड्स ग्रसित व्यक्ति के अगर किसी सुई से कोई इंजेक्शन वगैरह लगाए और उसी सुई से किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाए तो भी संक्रमित होने की संभावना हो जाती है। चौथी चीज़ है संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी एड्स होने की संभावना होती है, या फिर संक्रमित व्यक्ति के रेजर या टूथब्रश आदि से भी एड्स होने की संभावना हो जाती है। अब यहाँ पे बचने के उपाय क्या क्या हैं, तो यह एक ही सहभागी जिसे संक्रमण ना हो से यौन संबंध रखना चाहिए। संभोग के समय कंडोम का उपयोग करना चाहिए। स्टरलाइज्ड सुइयों का उपयोग करना चाहिए। एड्स साथ भोजन करने, बातचीत करने, चुंबन तथा साथ रहने से नहीं फैलता है। मतलब इसके एड्स रोगी को इस तरीके से ना देखें कि उसके साथ बातचीत ना करें इस तरीके से, इसलिए ये लाइनें भी लिखी हुई है। अब आपके दिमाग में अगर ये बात आए कि भाई जब इन सब चीज़ों से एड्स नहीं फैलता तो टूथब्रश से कैसे फैलेगा, तो टूथब्रश से ऐसे फैल सकता है कि कई बार ब्रश करते समय दांत से खून भी आ जाता है, जब या तो कभी लग जाती है, इधर उधर ब्रश लग जाती है, या फिर ज़्यादा ब्रश करने से कई बार मसूड़ों में खून आ जाते हैं, तो उस ब्लड के थ्रू जो है वो संक्रमित हो सकता है दूसरा व्यक्ति, बाकी उसके लार से संक्रमित नहीं होता है। एड्स निवारक औषधियाँ, एड्स निवारक प्रमुख औषधियाँ निम्नलिखित हैं। HIV-3 कॉम्बिनेशन थेरेपी, AZT3 सुरामिन
साइक्लोस्पोर्टिन, रिबाबाइरिन, अल्फा इंटरफेरॉन, HPA23 डाइऑक्सीसाइटिडिन आदि। इसके बाद अब हम बात करेंगे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ये हमने बात करी अभी वायरस की, अब हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की। तो देखिए वायरस में तो हमने बताया है कि ये अकोशिकीय, मतलब इसके अंदर कोशिका नहीं होती है, इस प्रकार का वायरस होता है, वायरस इस प्रकार का होता है। जबकि जीवाणु जो है वो उसमें हरित लवक तो नहीं होता, लेकिन ये एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु कोई पौधे नहीं होते, हरित लवक रहित हैं ये कोई पौधे नहीं है। इनकी कोशिका भित्ति रासायनिक संगठन पौधे की कोशिका भित्ति से बिल्कुल अलग होती है, इसमें बिल्कुल कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है। जो जीवाणु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जरूर, ये पौधे नहीं होते लेकिन फिर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये करते हैं। और इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से बिल्कुल अलग होता है, यानी कि क्लोरोफिल इसके अंदर जो होता है हरित लवक वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, पौधे का जो क्लोरोफिल होता है उससे जो बिल्कुल अलग होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन ये पौधे नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु की खोज की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। और उन्होंने ये खोज कब की? आप उनके दांत से जो खुरचन उतरी थी उसको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें सूक्ष्म जीवों को पाया और छोटे छोटे जीवों को पाया, जिसने जो जीवाणु थे उनको उसने नाम जीवाणु नहीं दिया था, उन्होंने उनको सूक्ष्म जीव कहा था। और इसी वजह से ल्यूवेनहुक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसको जीवाणु नाम किसने दिया था? तो ए हरेनबर्ग ने इसका नाम 1829 में, देखिए 1683 में इसकी खोज हो चुकी थी लेकिन इसको सूक्ष्म जीव के नाम से ही जाना जाता रहा। 1829 में इसको जीवाणु नाम दिया किसने? ए हरेनबर्ग ने इसको जीवाणु नाम दिया। और लुई पास्चर ने बताया कि जो किण्वन होता है यानी कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है उसमें ये जीवाणु ही पूरी तरीके से उत्तरदायी होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है वो होता है। पदार्थों का सड़ना इन्हीं के द्वारा होता है। उन्होंने ही लुई पास्चर ने ही अपने कार्य के आधार पर इसको रोगों का जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रतिपादित किया। रॉबर्ट कोच ने बताया कि जो चौपाया पशु होते हैं उनके पैरों में जो रोग होता है एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। मनुष्यों के अंदर तपेदिक रोग टीबी जिसको बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस वो भी, और साथ में हेजा जिसको बोलते हैं, ये भी जीवाणु के बैक्टीरिया के थ्रू ही होते हैं। ये किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने बताया। तो रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया और लीस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत दिया। जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान कहलाता है। अब ये जीवाणु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणु बहुत ही छोटे सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो ये हर जगह पर पाए जाते हैं, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थिति, दोनों प्रकार की परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ये मानव शरीर से जो सांस लेता है उसमें, पीने वाले पानी में, भोजन में, हर जगह मौजूद रहते हैं। मिट्टी में या किसी भी जीवित दूसरी वस्तु, मतलब हर एक जगह पर ये मौजूद रहते हैं। मानव के मुख में भी बहुत सारे, मतलब काफ़ी प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब इस बैक्टीरिया की संरचना किस प्रकार की होती है? तो जीवाणुओं का संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। विषाणु में कोशिका नहीं होती थी, उसका शरीर प्रोटीन से बना हुआ होता था। यह एक कोशिकीय, और इसके चारों ओर देखिए एक कोशिका से बना होता है, उसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है। यहाँ पर ये जो है जीवाणु की कोशिका की संरचना दी हुई है। ये अंदर कोशिका है, यहाँ इसके साथ साथ यहाँ पे कोशिका झिल्ली है और ये बाहर कोशिका भित्ति है। यह प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी हुई होती है। कोशिका द्रव्य जो इसके अंदर, कोशिका द्रव्य जो भरा हुआ होता है उसके अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अंतः द्रव्य जालिका भी नहीं होती है और कोशिकांग भी नहीं होते, मतलब जो भी विकसित कोशिकांग जो होते हैं उन सबका इसमें अभाव होता है। इसमें कोशिका भित्ति एवं क्रोमोसोम्स का भी अभाव होता है। इसमें प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। जीवाणुओं में रोम, ये जो बाहर दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरीके की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये रोम है। और
कशाभिकाएं भी पाई जाती हैं। ये रोम और कशाभिका पाए जाते हैं जो इन्हें गमन, पोषण और प्रजनन में सहायक होते हैं। ये बाहर की तरफ जो रोए रोए से दिखाई दे रहे हैं ये इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके सामान्य लक्षण क्या हैं? तो वायरस को छोड़ करके जीवाणु सबसे सरलतम जीव होते हैं, सबसे सरलतम जीव होते हैं जो कि हर स्थान पर पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, एकल और समूह, यानी कि अकेला भी मिल सकता है कोई जीवाणु और समूह के रूप में भी पाया जा सकता है। इनका जो आकार होता है वो 2 से लेकर के 10 माइक्रोन तक का होता है। इसमें कोशिका भित्ति मोटी और काइटिन से बनी हुई होती है। इसमें केंद्रक इसमें प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है, सत्य केंद्रक का अभाव होता है। ये परजीवी, मृतोपजीवी व सहजीवी होते हैं, यानी कि परजीवी भी होते हैं, ये मृत्योपजीवी भी होते हैं, मरे हुए शरीर पर भी निर्भर करने वाले होते हैं और किसी दूसरे के साथ सहजीवी भी हो सकते हैं। इनकी कोशिका में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण एवं अंतः प्रद्रवी जालिकाएं नहीं होती है। इनमें जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है। इनमें जनन किस प्रकार का पाया जाता है? तो विखंडन द्वारा इनके अंदर जनन होता है। आकृति देखिए इनकी किस किस प्रकार की हो सकती है। तो एक तो सबसे पहले है स्लाकवत, यानी कि छड़नुमा, बेलनाकार। ये यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, ये बेलनाकार जो है ये स्लाकवत है। दूसरा गोलाकार, ये दिखाई दे रहे हैं हमको गोलाकार। इन गोलाकार आकृतियों को कोकस भी कहते हैं और ये सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो होते हैं। अब ये जो गोलाकार होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले माइक्रोकोकस कहते हैं, इसलिए कोकाई, माइक्रोकोकाई जिसमें एक एक कोशिका के रूप में मिलते हैं, डिप्लोकोकाई जिसमें 2-2 कोशिकाओं के रूप में मिलते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिख रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकाई जिसमें अनेक बहुत सारी कोशिकाओं के रूप में दिखते हैं। उसके बाद सारसिना, यानी कि 8, 64 या 128 कोशिकाएं मिल करके घनाकृतिक पैकेट के रूप में बन जाती हैं, उसको सारसिना कहते हैं। उसके बाद सर्पिलाकृतिक, सर्पिल की तरह, तो यहाँ पर ये सर्पिलाकार दिखाई दे रहे, इस प्रकार के भी होते हैं जिसमें स्पाइलिरम, रूप्रियम इत्यादि। इसके अलावा कोमाकार, ये देखिए ये जैसे इंग्लिश में जो कोमा होता है उसकी तरीके से ये हमको दिखाई दे रहा है, तो ये कोमाकार होते हैं, जैसे कि विब्रियो कोमा इत्यादि। अब इन जीवाणुओं में पोषण किस तरीके से होता है? तो 2 तरीके का पोषण पाया जाता है। एक तो ये स्वयंपोषी भी होते हैं क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरियो जो है लवक पाया जाता है, और दूसरा ये परपोषी होते हैं, या ये विषमपोषी कहें तो विषमपोषी होते हैं। तो सबसे पहले स्वयंपोषी को किस वजह से होते हैं? इसको स्वयंपोषी इसलिए कहा गया है क्योंकि जीवाणु जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इनको स्वयंपोषी कहा जाता है। अब किस प्रकार से भोजन बनाते हैं? तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। इनमें पर्णहरित की जगह जीवाणु पर्णहरित पाया जाता है। और इनमें से ये कौन से होते हैं? क्रोमेटियम, रोडोस्पिरिलियम। दूसरा, एक तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद का भोजन बनाते हैं, दूसरा रासायनिक संश्लेषण द्वारा भी खुद का भोजन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये बता दिया है कि इसके अंदर पर्णहरित क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये पौधे से बिल्कुल अलग होते हैं, चीज़ वापस से बता देती हूँ। स्वयंपोषी हैं ये, तो 2 तरीके से अपना भोजन बनाते हैं। खुद का भोजन स्वयं बनाने वाले को स्वयंपोषी कहते हैं। तो एक तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा और दूसरा ये रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। रसायन संश्लेषण के द्वारा कैसे? कि ये पोषण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उनको नाइट्रेट मतलब उसमें नाइट्रीकरण कर देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन अलग कर देते हैं। इसको नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर इत्यादि ये इस प्रकार के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। विषमपोषी किस प्रकार से है? विषमपोषी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हो, यानी कि दूसरे जीवों पर ये आश्रित होते हो। तो सबसे पहले परजीवी, इस प्रकार के पोषण में एक जीवाणु दूसरे जीव पर आश्रित रहता है और रोग कारक होता है, यानी कि जिसको माइकोबैक्टीरिया कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम। परजीवी वो होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि वो पूर्ण रूप से दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। दूसरा होता है सहजीवी। तो सहजीवी वो होते हैं जो जीवाणु पोषण के लिए दूसरे के शरीर में रह करके भोजन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन वो उस जीव को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाते, उसके साथ साथ जीवन
मतलब अपना चला लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनको दूसरे जीवों से फायदा मिलता है, और जीव को इनके द्वारा भी कहीं ना कहीं फायदा होता है। यानी कि सहजीवी ऐसे होते हैं जिनमें एक दूसरे को बेनिफिट जरूर मिलता है। तीसरा प्रकार होता है मृतोपजीवी। तो इस प्रकार के पोषण में जीवाणु मृत अवशेषों में से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलियम। देखिए, परजीवी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई शेर है वो किसी जानवर को खा ले, या हम यूं कहें कि मतलब कोई भी एक आदमी किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ चीज लेता हो और उसको नुकसान पहुंचा दे, जैसे किसी के घर में कोई चोरी कर लेता है, उनकी आजीविका केवल चोरी करके, कोई चोर है और उसकी आजीविका चोरी करके ही चलती है, तो वो अपना जीवन चला रहे लेकिन किसी का नुकसान करके चला रहे हैं। जबकि सहजीवी संबंध वो होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है, जैसे कि हम और आप हैं, मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज से फायदा हो रहा है कि भाई मैं आपको कुछ दे रही हूँ, लेकिन आपको भी फायदा हो रहा है ताकि आप यहाँ से कुछ ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है हम, तो वो सहजीवी संबंध होता है। और तीसरा होता है मृत्योपजीवी, जो मरे हुए अपशिष्ट जो होते हैं उन पर निर्भर करता है, यानी कि अवशेषों पर निर्भर, मरे हुए के अवशेषों पर निर्भर करता है, तो वो अपशिष्ट जीवी मृत जीवी होते हैं। अब बात करते हैं प्रजनन की। तो प्रजनन इसमें दो तरीके से होता है, एक तो अलैंगिक और एक लैंगिक। अलैंगिक प्रजनन में जीवाणुओं में अलैंगिक प्रजनन द्विविभाजन द्वारा, कोनिडिया द्वारा एवं अंतः बीजाणु द्वारा होता है। द्विविभाजन प्रक्रिया में एक जीवाणु कोशिका समान रूप से दो डॉटर सेल्स के अंदर विभाजित हो जाती है। यदि तापक्रम, नमी, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता आदि जीवाणुओं के लिए अनुकूल हो तो ये मात्र 6 घंटे में ही जीवाणु कोशिका से 10 लाख तक जीवाणु बन सकते हैं। देखिए कितनी स्पीड से इसके अंदर लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, सॉरी। यानी कि अगर उस बैक्टीरिया को उसके अनुकूल तापक्रम मिल जाए, नमी या खाद्य पदार्थ, मतलब जो कि उनके उसके अनुकूल परिस्थिति अगर मिल जाती है, तो मात्र 6 घंटे के अंदर 6 लाख तक जीवाणु बन जाते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण उनमें उपस्थित जीवाणुओं का तेजी से प्रजनन करना होता है। कुछ जीवाणुओं में प्रतिकूल परिस्थिति में भी दृढ़ भीति वाली अंतःरोधी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे अंतः बीजाणु कहते हैं। अनेक जीव वैज्ञानिक अंतः बीजाणुओं की उत्तरजीविता का साधन मानते हैं, न कि प्रजनन का। अनुकूल परिस्थितियां होने पर अंतः बीजाणु से कोशिका बाहर निकल जाती है और वृद्धि करने लगती है। यानी कि हम कहते हैं कि भाई 6 घंटे बाद कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, जैसे कि सबसे जल्दी खराब होता है दूध, तो इस प्रकार से जो होता है, तो उनको जीवाणु जो उसके अंदर होते हैं उनको काफ़ी अच्छा अनुकूल वातावरण मिल जाता है, जिससे वो प्रजनन काफ़ी तेजी से कर लेते हैं। उसके बाद आता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक प्रजनन में जीवाणु न तो युग्मक का निर्माण करते हैं और न ही निषेचन होता है, केवल आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, और इसी के द्वारा उनमें जो है लैंगिक उनमें प्रजनन हो जाता है। तो अब ये जो किस प्रकार से अनुवांशिक पुनर्योजन, जो ये एक दूसरे में अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, उनको अनुवांशिक पुनर्योजन कहते हैं। ये किस प्रकार से होता है? तो संयुग्मन द्वारा, दूसरा होता है जीव वाहन द्वारा, और तीसरा होता है रूपांतरण द्वारा। तो संयुग्मन द्वारा इस विधि की खोज किसने की? संयुग्मन की खोज की थी लेडरबर्ग ने तथा टेटम ने 1946 में। इसमें लैंगिक जनन में दो कोशिकाओं का मिलन और डीएनए का स्थानांतरण होता है। दो कोशिकाओं का मिलन होता है और डीएनए का स्थानांतरण होता है। जीन वाहन में क्या होता है? जीवाणुओं में होने वाले इस प्रकार के लैंगिक जनन की विधि की खोज जिंडर और लेडरबर्ग ने की थी। इस विधि में एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिल जाता है। एक वायरस के द्वारा एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में मिल जाता है। तीसरा है रूपांतरण। तो जीवाणुओं में होने वाले लैंगिक जनन की विधि की इसकी खोज जो है ग्रिफ्थ ने की थी, और इसमें बाह्य माध्यम से डीएनए का अवशोषण करके आनुवांशिक रूप परिवर्तित कर लेता है। अब इन जीवाणुओं का भी विषाणुओं की तरह ही लाभ और हानि दोनों तरीके का महत्व है। जबकि जो वायरस होते थे, वायरस तो हानि ज़्यादा पहुंचाते थे, लाभ बहुत कम पहुंचाते थे, इसलिए वायरस मोस्टली हानिकारक ही होते हैं। जबकि जो जीवाणु होते हैं वो काफ़ी जीवाणु हानिकारक भी होते हैं, तो काफ़ी सारे जीवाणु जो है वो लाभदायक भी होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लाभदायक जीवाणुओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है भूमि की उर्वरकता में वृद्धि करना।
आप सब लोग जानते हैं कि जो ये दाल वगैरह होती है, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है और उन गांठों में बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। तो ये जो राइजोबियम जीवाणु होता है ये नाइट्रोजन उत्पन्न करता है, यानी कि जो भी नाइट्रेट या फिर इस तरीके के अमोनिया नाइट्रेट तरीके के जो पदार्थ होते हैं उनमें नाइट्रोजन उत्पन्न करता है। तो इसकी वजह से जो भूमि है वो पूरी नाइट्रोजन युक्त हो जाती है और वो भूमि जो है वो उपजाऊ हो जाती है। तो इसलिए ये भूमि की उर्वरकता में भी सहायता करते हैं। कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरकता बढ़ाने का काम करते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु जो दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित गांठ में पाया जाता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेकर के उसे नाइट्रेट में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। चूंकि पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में इन्हीं जीवाणुओं की मदद से प्राप्त होती है। दूसरा, आप सब लोगों को पता होगा कि दूध में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, मतलब काफ़ी लाभदायक होता है। और वो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है दूध के अंदर? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध के अंदर पाया जाता है। तो देखिए, दूध से मतलब दही के अंदर पाया जाता है, सॉरी, दूध से दही बनाने में जीवाणुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करता है। यानी कि दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु बैक्टीरिया, और दूध के अंदर पाई जाती है केसीन प्रोटीन। उस प्रोटीन को छोटी छोटी बूंदों को जोड़ जोड़ के और दही जमा देता है, गाढ़ा कर देता है उसको। उसके बाद सिरका के निर्माण में, सिरका जो है वो शर्करा घोल शुगर सॉल्यूशन का किण्वन कर एसेटोबैक्टीरिया एसेटी नामक जीवाणु इसे सिरके में परिवर्तित कर देता है। शर्करा शुगर सॉल्यूशन जो होता है उसका किण्वन करके, फ्रेगमेंटेशन करके, और फिर ये इसको सिरका में परिवर्तित कर देता है। तंबाकू की पत्ती में सुगंध और स्वाद बढ़ाने में, तंबाकू की पत्ती में जो सुगंध और स्वाद जो है वो बढ़ाने के लिए जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है बेसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस। बेसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस नामक जीवाणु का उपयोग तंबाकू की पत्तियों में स्वाद और सुगंध बढ़ाने के काम आता है। चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में माइकोकोकस कॉन्डिसेंस नामक जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों का किण्वन क्रिया द्वारा क्योरिंग किया जाता है। रेशों के रेटिंग में जल में पाए जाने वाले क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम नामक जीवाणु द्वारा जूट और पटसन और सन के रेशों का रेटिंग होता है। लैक्टिक अम्ल के निर्माण में बैक्टीरिया लैक्टिसाई एसिडाई और बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाई नामक जीवाणुओं जो दूध में पाए जाते हैं, वह दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। प्रतिजीवी औषधियों के निर्माण में और जो ये एंटीबायोटिक बनाई जाती है, इनके निर्माण में भी बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। कुछ प्रतिजीवी औषधियाँ जीवाणुओं के किण्वन क्रिया द्वारा बनाई जाती है। कुछ यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के नाम लिखे हुए हैं जो इन जीवाणुओं के से बनाई जाती हैं, तो यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हैं। आरोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, क्लोरोमाइसीटीन, एरिथ्रोमाइसिन, काफ़ी सारे माइसिन करके अपन ने जो एंटीबायोटिक होते हैं काफ़ी सारे नाम सुने होंगे, तो उन्हीं में से ये कुछ नाम लिखे हुए हैं जो इन बैक्टीरिया की मदद से इनका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, औषधि निर्माण के बाद आ गया सड़े गले पदार्थों एवं मृत अवशेषों के क्षय में। कुछ जीवाणु सड़े गले पदार्थ और मृत अवशेषों के क्षय में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। यानी कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको क्षय करने के लिए काफ़ी सारे बैक्टीरिया उपयोगी होते हैं। उसके बाद हानिकारक जीवाणु कौन कौन से होते हैं? हानिकारक यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हार्मफुल बैक्टीरिया क्या क्या करते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले भोजन विषाक्तन। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो भोजन को विषाक्त कर देते हैं, तो वो जीवाणु हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। उसके बाद विनाइट्रीकरण। कुछ जीवाणु नाइट्राइट और अमोनिया यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे बेसिलस
डीनाइट्रिफिकेंस इत्यादि। राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो तो क्या करता है, जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसका वो बाहर निकालता है, ताकि उसको नाइट्रेट में बदल देता है, ताकि जो पौधों और मिट्टी को नाइट्रोजन मिल सके। यहाँ पर जो नाइट्रेट या नाइट्राइड होता है या अमोनिया होता है उसको विखंडित कर देता है और नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। पौधों में रोग के भी बहुत से कारण जो होते हैं वो बैक्टीरिया ही होते हैं। जैसे आलू में स्थिलिन रोग इस बैक्टीरिया के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग जेंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। गेहूं का टंडू रोग कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकम के कारण होता है। सेब में अग्नि नीरजा रोग इरिवीनिया नामक जीवाणु के कारण होता है। चावल में अंगमारी रोग जेंथ्रोमोनास ओराइजी के कारण होता है। फलों में क्राउन गोल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसियंस के कारण होता है। कुछ बैक्टीरिया पशुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं, जैसे जानवरों का काला पैर रोग, भेड़ में एंथ्रेक्स रोग, और मानव में तो बहुत सारे रोग होते हैं। तो वो रोग और उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार कौन कौन से रोग होते हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो सबसे पहला है हेजा। हेजा ये होता है विब्रियो कोलेरी के कारण। उसके बाद डिप्थीरिया कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरो, सुजाक गोनाकोकस गोनोराही, कोष्ठ या कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री, निमोनिया जो होता है निमोनिया वो डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा। प्लेग रोग जो चूहों के कारण फैलता है वो होता है बैसिल पेस्टिस के द्वारा। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडियम, टाइफाइड सिल्मोनेला टाइफी के कारण। तपेदिक माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के कारण। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। काली खांसी हीमोफिलियस पर्टूसिस के कारण। इसके बाद आता है एक और होता है साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर ये सबसे सरलतम जीवाणुओं का समूह होता है और ये उन सभी जगहों पर पाया जाता है जहां पर ऑक्सीजन मिलती है, चाहे वो जल हो, चाहे वो चट्टान हो, चाहे मिट्टी हो, कैसा भी हो। ये बहुकोशिकीय या फिर एक कोशिकीय हो सकता है। इसकी संरचना कोशिका की मूलभूत संरचना शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं से अधिक समानता रखती है। इसमें क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया अपने भोजन के निर्माण के लिए करते हैं। ये हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में जल का प्रयोग भी करते हैं। इसके कुछ प्रमुख लक्षण क्या हैं? ये जलीय तंतुवत एवं स्वपोषी एवं क्लोरोफिल युक्त होते हैं। नील हरित शैवाल की बात कर रहे हैं हम। ये प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में जल का प्रयोग करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज पाया जाता है। लैंगिक जनन इसमें नहीं होता। अलैंगिक जनन में एकानिट द्वारा होता है। इसमें कोशिकांगों की बात करें तो अंतःप्रद्रवी जालिका माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं पाया जाता। अनुवांशिक इकाई डीएनए ही होती है। कुछ साइनोबैक्टीरिया मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं और उन्हीं में ही राइजोबियम भी है जो एक आएगा इसमें। कुछ साइनोबैक्टीरिया जिसमें नोस्टॉक है, ये गंधीय वातावरण में भी जीवित रहते हैं। इतने अत्यधिक आत्मनिर्भर स्वपोषी पाया जाता है। शैवाल की भांति लिनोलिक अम्ल और गैलेक्टोज इसके अंदर पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन जो होता है वो असूत्री प्रकार का होता है। देखिए लाल सागर का जो लाल रंग है वो एक बैक्टीरिया के कारण है और उस बैक्टीरिया का नाम है ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रीशियम। इसकी वजह से ही जो उसका लाल सागर का जो पानी है वो लाल रंग का होता है, क्योंकि ये लाल सागर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका क्या महत्व है? ऐसा माना जाता है कि जो साइनोबैक्टीरिया है,
सबसे पहले ऑक्सीजनक प्रकाश संश्लेषी जीवधारी है ये, और इसी के द्वारा जो है वातावरण में पृथ्वी पर वायवीय पाया जाता है, यानी कि जो वायु पाई जाती है वो इसी के कारण पाई जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि वायुमंडल का निर्माण इसी के द्वारा हुआ है, कि वायुमंडल निर्माण का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा कुछ साइनोबैक्टीरिया मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं, जिसमें और कुछ हैं जो साइनोबैक्टीरिया जो ये नाम दिए हुए हैं, ये मछलियों और जलीय जंतु जो हैं उनके लिए भोजन का कार्य करते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। साइनोबैक्टीरिया कवक से लेकर के साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं। राइजोबियम नामक साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, अभी अभी हमने इसको पढ़ा था, सहजीवी संबंध स्थापित करता है ये। अब सहजीवी संबंध क्या होता है, अभी बता दिया था। सहजीवी संबंध कि ऐसा संबंध जिसमें दो जीव एक साथ रहते हों और दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, मतलब दोनों को फायदा हो रहा है एक दूसरे से, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसे सहचर्य को सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन इसका एक एग्जाम्पल। लाइकेन ऐसे जीव हैं जिसमें साइनोबैक्टीरिया और कवक एक साथ रहते हैं। अब ये दोनों एक साथ रहते हैं तो देखो, कवक तो जल ग्रहण करती है और जीवाणु उस कवक को सहारा देता है, और जबकि साइनोबैक्टीरिया भोजन बनाने का कार्य करती है। इस प्रकार से दोनों सहपरोपकारी, दोनों के बीच में जो सहजीवी संबंध है उसको सहोपकारिता कहते हैं। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं इस टॉपिक को। जीवाणु और विषाणु हमने पढ़ लिए थे। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।